टॉक अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? क्रॉप फार्मिंग, फसलों को उगाना। सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है एनिमल फार्मिंग। ठीक है, कि एनिमल्स का पालन करना, पशुपालन। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री सिंपली मीन्स पशुपालन, बट नॉट एट डोमेस्टिक लेवल, बट एक लार्ज लेवल पर। ठीक है, ताकि आप उससे लार्ज लेवल पे प्रोडक्ट्स को ले सकें एंड देन फर्दर उन प्रोडक्ट्स को क्या है, पॉपुलेशन में स्प्रेड करेंगे, बांटेंगे, रोजगार चलेंगे, बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री का एग्जैक्ट डेफिनेशन है दैट इट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल लाइफ स्टॉक। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। व्हाट डू मीन बाय एनिमल लाइफ स्टॉक? एनिमल लाइफ स्टॉक का मतलब होता है ये सारे जानवर, जैसे कैटल, गॉट, शिप, इन सबको हम एनिमल लाइफ स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, जिनसे आप कुछ प्रोडक्ट्स को ले सकते हो, है ना, प्रोडक्ट्स हम जिनसे कुछ ले सकते हैं, या जिनका खाने के तौर पर या अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे। तो उनको साइंटिफिक तरीके से मैनेज करना है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह बहुत सारी गायें ली और उनको बांध दिया, बहुत सारी काऊ को, ऐसा नहीं करना है। वहां पे एक प्रॉपर साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा, कितना फूड देना है, किस हिसाब से फूड देना है, मिल्क की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, क्लीनिंग प्रॉपर रखनी है, मीन्स डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, वी विल डिस्कस नाउ। देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री। अलग अलग तरीके के इसके एस्पेक्ट होते हैं, लाइक फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। देखिए, फीडिंग का मतलब क्या होता है? फीडिंग का मतलब होता है किसी को फीड करना, किसी का पालन करना। वो दूध से भी फीड कर सकते हैं या फूड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब रिप्रोडक्शन रिलेटेड। ठीक है, दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन टू स्पीशीज। डिजीज कंट्रोल करना। ठीक है, नाउ एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स। अब जिन एनिमल्स की आपने फार्मिंग करनी है वो कौन कौन से हो सकते हैं? लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक में आते हैं कैटल, गॉट, शिप, हैन भी हो सकती है, मुर्गे पालते हैं ना लोग, मुर्गे मुर्गियां पालते हैं। ठीक है, पोल्ट्री फार्म जिसको हम नाम देते हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, फिशेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन जो है बेसिकली, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, तो कैटल और गोट जो है वो जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा मिल्क होगा। और अब जैसे एग्स हैं, एग्स कहाँ ज्यादा होंगे? जैसे ये पोल्ट्री फार्म, अगर हैन वगैरह आ जाए यहाँ पे, ठीक है, अगर हैन की पॉपुलेशन भी ज्यादा हो तो ये एग्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, शिप में आप बोल सकते हो कि वूल का सोर्स है ना, ऊन भी हमें ज्यादा मिलेगी, देसी भेड़ की ऊन सुना होगा आपने। ठीक है, वूल मिलेगी। तो ये सारी चीजें अगर हम इनका अच्छे से पालन करेंगे तो ये सारी चीजें हमें मिल सकती हैं। लेकिन स्टिल इस एनिमल हस्बेंड्री में भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन ईच पॉइंट। तो ये सबसे पहले बात करते हैं अंडर एनिमल हस्बेंड्री। फर्स्ट टॉपिक इज कैटल फार्मिंग, और कैटल हस्बेंड्री भी बोल सकते हो आप। ठीक है, हस्बेंड्री आई हैव टोल्ड यू मीन्स फार्मिंग। ठीक है, कि आपने कैटल फार्मिंग करनी है, मीन्स पशुपालन करना। ठीक है, सो देखिए, कैटल फार्मिंग जो है वो दो पर्पसेस के लिए करी जाती है ना। क्यों पालते हैं हम लोग पशु? गाय का दूध पीने के लिए या बफलो का दूध पीने के लिए, जिसका भी आप पीना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज फॉर द मिल्क पर्पस, सेकंड होता है ड्रॉट पर्पस, कि फार्म लेबर के तौर पे, है ना, हल वगैरह चलाने के काम आएंगे। ठीक है, बैल रख लेते हैं मजबूत। ठीक है, या फार्म लेबर के तौर पर इसको कर लिया जाता है, पालन किया जाता है। So there are two purposes for cattle farming. First is milk and second is draught labor. Okay, draught labor means जो फार्म लेबर के लिए यूज होने वाले हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे उनका और कुछ काम नहीं होगा, लेकिन हल चला लेंगे वो खेतों में। ठीक है, प्लॉइंग कर लेंगे। नेक्स्ट इज, अब जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स हैं, फीमेल ही मिल्क देती है, मेल तो नहीं देता है। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर नोन एज मिल्च एनिमल्स। जो मिल्क देने वाली फीमेल्स होती हैं उनको मिल्च एनिमल्स कहा जाता है। दे मे बी ऑफ टू टाइप्स। वैसे तो गोट भी दूध देता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आमतौर पर लोग दूध पीते हैं वो या तो काऊ का पीते हैं या तो बफलो का। काऊ का साइंटिफिक नेम होता है बोस इंडिकस, बफलो का होता है बोस ब्यूबैलिस। ओके, साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, जीनस प्लस स्पीशीज। जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल, स्पीशीज का हमेशा फर्स्ट वर्ड छोटा। जब भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे अंडरलाइन करना है दोनों को अलग अलग। ठीक है, सो द मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन, अब जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है। लैक्टेशन पीरियड का ड्यूरेशन कितना है।
जितना ज्यादा लैक्टेशन पीरियड का ड्यूरेशन होगा उतनी ही ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगी। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है कि जो माँ अपने बच्चे को कितने टाइम के लिए दूध पिलाती है, आफ्टर गिविंग बर्थ टू यंग वन कितने टाइम के लिए दूध पिला रही है, जितने टाइम के लिए माँ बच्चे को दूध पिलाएगी उतना ही ज्यादा दूध देगी वो। लैक्टेशन पीरियड उतना जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा वो मिल्क प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, जैसे बच्चे को दूध पिलाना बंद किया मिल्क प्रोडक्शन घट जाएगा। नाउ देयर कैन बी 2 डिफरेंट ब्रीड्स। ये मिल्क एनिमल्स की ही 2 आप अलग अलग ब्रीड्स को क्रॉस ब्रीड करा सकते हो। क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं बिटवीन एक्सोटिक एंड लोकल ब्रीड। मींस एक तो फॉरेन की ब्रीड ले लो और एक लोकल इंडिया की कोई ब्रीड ले लो। आप इन दोनों में क्रॉस ब्रीड करा सकते हैं और एक बढ़िया डिजायर्ड क्वालिटी का इंडिविजुअल तैयार कर सकते हैं, डिजायर्ड क्वालिटी की काऊ तैयार कर सकते हैं। एक्सोटिक में क्या फीचर होता है, एक्सोटिक जो फॉरेनर गाय होती है उसमें बहुत अच्छा लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है, तो उतना ही ज्यादा वो मिल्क देगी। लोकल गायों में क्या होता है कि डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो ये 2 डिजायर्ड फीचर हो गए, लॉन्ग लैक्टेशन एंड डिजीज रेजिस्टेंस। लेकिन ये तो अलग अलग गाय में है, ठीक है ना, अलग अलग काऊ की ब्रीड्स में। फॉर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटिक इज जर्सी एंड लोकल का है रेड सिंधी। अब इनके बीच में आप क्रॉस करा दीजिए तो अब जो गाय बनेगी आफ्टर द क्रॉस ब्रीड डिजायर्ड क्वालिटी की एक गाय बन जाएगी, काऊ बन जाएगी। तो उसमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, हाइब्रिड काऊ जिसको बोलते हैं, और वो बेस्ट क्वालिटी की होगी। ओके, तो जो कैटल की फार्मिंग के लिए कुछ कंडीशन है कि फार्म हाउस कैसा होना चाहिए, वहां पे इन कैटल्स की रक्षा कैसे करनी है। सो फर्स्ट कंडीशन इज प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज। साफ सुथरा जगह होना चाहिए। एंड शेल्टर क्या होता है, एक प्रॉपर प्लेस ऑफ लिविंग होना चाहिए और साफ सुथरा प्लेस ऑफ लिविंग होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज रेगुलर ब्रशिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। जो एनिमल्स है उनकी बॉडी को रेगुलर ब्रश करना है ना। एनिमल्स की बॉडी को कैसे साफ करोगे, आप ब्रश से ही करोगे, बिकॉज उसमें गोबर वगैरह लगेगा। तो हम क्या करेंगे, डर्ट से प्रिवेंट करने के लिए क्लीनिंग करेंगे। तीसरा आता है वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड्स होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स जो भी जहां पे उनको हम शेड में रखते हैं ना, ठीक है, कैटल फार्म या शेड में रखेंगे तो उसमें अच्छी खासी खिड़कियां होनी चाहिए, वरना स्मेल हो जाएगी, अंदर बैक्टीरिया वायरसेस जमा हो जाएंगे। तो एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड्स होनी चाहिए। और ताकि, और देखिए इनकी क्या है, बारिश से, बहुत तेज हवा से रक्षा होनी चाहिए। इस तरह से उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए। ये नहीं हो कि बहुत ही खुले में रख दिए हों, एक प्रॉपर लेवल पे वेंटिलेशन होनी चाहिए। स्लोपिंग फ्लोर, फ्लोर जो है वो स्लोपिंग होनी चाहिए, फ्लैट नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अब दिन भर तो आप उनकी सेवा नहीं कर सकते ना हर 24 घंटे पे, तो अब वो यूरिन वगैरह पास करेंगे। ठीक है, फिर गाय और भैंस जो वो गोबर पास करती हैं, ठीक है, उनका जो एक्सक्रीटा होता है, काऊ डंग है, वो भी एक ही जगह जमा हो जाएगा सारा, है ना। तो यूरिन जब भी वो करें, ताकि जहां उन्होंने बैठना है, खड़े होने, वो स्थान, वो प्लेस गीला ना रहे। स्लोपिंग से क्या होगा, जो यूरिन करेंगे वो नीचे की तरफ को बह जाएगा। वो फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो कहाँ किस डायरेक्शन में बहने लगेगा या फ्लो करेगा, उसके लिए भी एक फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ 4 कंडीशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कैटल फार्म में। ठीक है, नेक्स्ट इज कैटल पैरासाइट्स। अब देखो कैटल में क्या होता है ना कि पैरासाइट भी होते हैं उनमें, है ना। आपने सुना होगा कि छोटे छोटे कीड़े उनके सरफेस पे रहते हैं, देखना कभी ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो वो 2 तरह के हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट होंगे जो स्किन के सरफेस पे रहते हैं, तो वो स्किन की डिजीजेस कॉज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंटरनल। इंटरनल जो है वो होते हैं जैसे कि वर्म्स, है ना। वर्म्स मीन्स लाइक पेट में या इंटेस्टाइन में कीड़े हो जाएंगे, या लिवर फ्लूक चला गया जैसे अंदर, ठीक है, इस तरह के कीड़े हो सकते हैं, तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देंगे जो वर्म्स हैं। तो इन्हीं इन्फेक्शन से बचने के लिए भी एनिमल्स में वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है कि एंटीबॉडीज, एंटीजन जो है वो डेड फॉर्म में इंजेक्ट करे जाते हैं, ताकि एंटीबॉडीज हमारी शरीर में बनती रहें। तो जब भी ओरिजिनल अटैक होगा तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा करेंगी उस फॉरेन बॉडी से। ओके, नाउ फूड रिक्वायरमेंट्स, ये कुछ टाइप्स हम पढ़ रहे हैं क्या क्या होते हैं। ये कैटल पैरासाइट्स 2 तरीके के। फूड रिक्वायरमेंट, अब इनको किस तरह का फूड चाहिए, कैटल को 2 तरीके का फूड चाहिए होता है इनको। वन इज फॉर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, फूड की रिक्वायरमेंट 2 टाइप की है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। मेंटेनेंस होता है कि नॉर्मली खुद को हेल्दी रखने के लिए जो उनको फूड की रिक्वायरमेंट है।
दैट इज मेंटेनेंस। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है? मिल्क की जो लैक्टेशन पीरियड के दौरान उनको रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल फीड। देखो जो एनिमल फीड है वो क्या होगा, अब उसको आप चारा क्या खिलाओगे, क्या खिलाना चाहिए एनिमल्स को? तो दो तरह का हो सकता है एनिमल्स का फूड, वन इज रफेज, सेकेंड इज कंसंट्रेट्स, ठीक है। रफेज का मतलब होता है हाई फाइबर डाइट, जिसमें सिर्फ होगा ही फाइबर और बहुत ज्यादा फाइबर वाली डाइट। कंसंट्रेट्स, कंसंट्रेट का मतलब होता है कि या वेरी लो फाइबर, ठीक है, बहुत कम फाइबर होगा और प्रोटीन्स ज्यादा होंगे और अन्य अदर न्यूट्रिएंट्स भी इसमें ज्यादा होंगे। ओके तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कैटल फार्मिंग को मैनेज कर सकते हैं। इन पैरासाइट से हम उनको बचा सकते हैं, वैक्सीनेशन से, फूड की रिक्वायरमेंट्स को उनको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक और इन कंडीशंस को फॉलो करके एक बढ़िया कैटल फार्म खोला जा सकता है।